हेलो गाइस, वेलकम टू शांभवी क्लासेस। जनरल अवेयरनेस के पीवाईक्यूज की सीरीज में हम एसएससी स्टेनोग्राफर के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं उनके जनरल अवेयरनेस सेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमने ये 22 दिसंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका पार्ट वन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर वन इज, हु एमंग द फॉलोइंग बैडमिंटन प्लेयर्स इज हियरिंग इम्पेयर्ड। यहाँ पे देखिए दो कैच है, बैडमिंटन प्लेयर की बात कर रहे हैं और जो हियरिंग इम्पेयर्ड होने की बात कर रहे हैं, मतलब जिनको कान से सुनाई देने में कुछ प्रॉब्लम्स थी। ओके, तो चार ऑप्शन है: राजीव बग्गा, पुलेला गोपीचंद, ज्वाला गट्टा एंड अमेगिया। तो ये चारों के चारों बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, लेकिन इनमें जो मेन जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट था वो राजीव बग्गा जी थे। ओके, पुलेला गोपीचंद जी तो अभी एक बैडमिंटन कोच की तरह काम कर रहे हैं। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, ये दोनों इनको इनके स्टूडेंट रह चुके हैं, इनके उनको मेंटर किया है इन्होंने। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, राजीव बग्गा। Question number two is, the Abel Prize is conferred for outstanding scientific work in the field of। तो इसमें से कौन से सब्जेक्ट या पार्ट में रिसर्च करने के लिए अबेल प्राइज दिया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर इसका है मैथमेटिक्स। जो एबेल प्राइज है वो किंग ऑफ नॉर्वे अवार्ड करते हैं आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियंस को। ओके, 2007 में एक इंडियन को ये प्राइज मिला था, एस आर श्रीनिवासा वर्धन को। एस आर श्रीनिवासा वर्धन को, PARDHAN। ओके, केमिस्ट्री फिजिक्स इन दोनों के लिए तो नोबेल प्राइज मिलता है। ओके, नोबेल प्राइज और इन दोनों के अलावा और किसके लिए मिलता है? पीस के लिए, मेडिसिन के लिए एंड लिटरेचर के लिए। तो नोबेल प्राइज 5 डोमेन में मिलता है, एबेल प्राइज मैथमेटिशियंस को मिलता है। ओके, एक एबेल प्राइज के अलावा एक और मेडल होता है जिसे हम बोलते हैं फील्ड्स मेडल। ये भी एक काफ़ी बड़ा प्राइज है और ये भी मैथमेटिक्स में मिलता है। तो एक इंडियन है जिनको 2018 में फील्ड्स मेडल मिला था। हिज नेम इज अक्षय वेंकटेश। अक्षय वेंकटेश। ओके, तो अवार्ड सेक्शन में ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर है पार्ट थ्री, मैथमेटिक्स, जिसके लिए एबेल प्राइज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा लोकेटेड है? चौरी चौरा कांड हुआ था, कब हुआ था ये चौरी चौरा कांड? 4 फरवरी 1922। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है डेट और ईयर, बिकॉज इसके बाद हमारा जो एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको टर्मिनेट कर दिया गया था। महात्मा गांधी जी ने उस एक आंदोलन को अपने टर्मिनेट कर दिया था, बिकॉज यहाँ पे चौरी चौरा कांड में ये एक पुलिस चौकी पे आग लगा दी थी वहाँ के लोकल्स ने। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये गोरखपुर में सिचुएटेड है। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा यूपी गवर्नमेंट ने एक काकोरी कांड था, उसका नाम चेंज किया है। उसका क्या नाम किया है अभी? काकोरी ट्रेन एक्शन। तो जो काकोरी कांड था, ये काकोरी लखनऊ में है, तो काकोरी कांड को अब काकोरी ट्रेन एक्शन नाम से जाना जाएगा। जो चौरी चौरा कहाँ पे है? गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर फोर में पूछ रहा है कि प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर के हिसाब से अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? तो अगर हम एक रफली भारत का मैप एक बनाने की कोशिश करें, ओके, तो कुछ ऐसा सा बनेगा। ऊपर जाएंगे तो ये कश्मीर, श्रीनगर और ये हिमालयन रेंज ऐसे कुछ आएगा। तो रिलीफ फीचर की अगर बात करेंगे तो रिलीफ फीचर्स के हिसाब से आप देखेंगे तो किस तरीके से है। ये तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये पार्ट हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल हाईलैंड। और इसके अलावा क्या है? ये डेक्कन का प्लेट्यू है। आपको ये ज्योग्राफिकल फीचर्स तो सारे पता होंगे, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हम स्पेशल ज्योग्राफी के जो इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स हैं वो कुछ डाल देंगे। 7-8 लेसन्स में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 10 to 15 मिनट्स के 7-8 लेसन्स में। ओके, तो ये सेंट्रल हाईलैंड पार्ट होता है, ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट होता है, और एक ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का पार्ट होता है जिसमें नागालैंड वगैरह के एरिया आते हैं। तो ये मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, दैट इज 3।
विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु मानसून सीजन में या समर सीजन में काफ़ी ड्राई रहता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है उसके ये पैरेलल हो जाता है। पैरेलल होने से क्या होता है ना कि जैसे कि मान लो ये रीजन है और इधर से कोई मानसून वाली इवेंट्स आ रही हैं, और अगर आप पैरेलल हो, कोई आप इसको इसको रोक नहीं रहे हो, ऑब्स्टेकल कोई नहीं क्रिएट कर रहे हो, तो क्या होगा, ये कि सारी की सारी इवेंट्स निकल जाएंगी और कहीं और पे जो इसकी बारिश है वो कहीं और होगी। तो ये अरेबियन सी जो है उससे ये रेन शैडो रीजन बनाता है। तो रेन शैडो होने की वजह से क्या होता है कि उसका भी जो मानसून है वो यहाँ नहीं पहुँचता है, वेस्टर्न घाट इसको ब्लॉक कर लेते हैं, और जो बे ऑफ बंगाल है उसके पैरेलल पड़ जाता है, तो वो इसको बिना अफेक्ट किए ऐसे ही निकल जाते हैं, तो ये ड्राई रहता है। तो करेक्ट आंसर इज 4 तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6 इज 2020 को फेमस ऑस्टेट्स एक्सपेरिमेंट में एक nth ईयर सेलिब्रेट किया गया है, यानी कि एक तरीके से आप मान लीजिए बर्थडे है, जिस तरीके से बर्थडे होता है, अगर कोई 100 साल का हो जाता है तो वो क्या होता है, 100 बर्थडे होता है उनका। तो वैसे ये 2020 जो है वो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का कौन सा ईयर था ये पूछ रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो 1820 में ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें हमको क्या पता चला था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इनके बीच में कुछ कनेक्शन होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में अगर कोई कनेक्शन होता है हमको पता चला था ना 1820 में। एक्सपेरिमेंट किया था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। तो 1820 से 2020 पे आ गया तो आप 200 ईयर हो गए, तो ये 200 साल का हो गया। एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको ईयर पता है तो आप कर सकते हो। वैसे ये जो गैप है इतना ज़्यादा दिया हुआ है ना कि आप गेस भी कर सकते हैं इसको। ओके, क्योंकि आप देखोगे 100 साल पहले तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत प्रीडोमिनेंट थी हर एक जगह पे, तो ये 100 150 तो इसके आंसर नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज विच रेफरेंस टू द आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, ऐसा पूछा जा रहा है। तो हरप्पन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन ये कॉन्करेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हरप्पन जो थी वो फर्स्ट साइट थी, इस वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो आलमगीरपुर, लोथल और कालीबंगन ये तीनों इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जबकि ये राखी गढ़ी जो है पंजाब का, ये प्री इंडस वैली का है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले एग्जिस्ट करता था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 राखी गढ़ी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, विच एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 99 है। देखिए ये बहुत ही हैवी एलिमेंट्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर कम लोगों को याद होता है काफ़ी, तो इसको एक पीरियोडिक टेबल के हिसाब से समझ लेते हैं। लेकिन 99 की बात कर रहा है, तो 99 ये है इंस्टीनियम का। ओके, और जो ऑप्शन दिए वो भी बहुत क्लोज दिए हैं, आप देखिएगा, इंस्टीनियम, मेंडेलेवियम, फर्मियम एंड कैलिफोर्नियम। आप देखोगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसी बैंड में है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक्टिनाइट सीरीज जो है यहाँ याद नहीं रहता है, काफ़ी हैवी एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादा यूज में भी नहीं आते हैं। थोरियम लोगों को याद रहता है, यूरेनियम याद रहता है, नेपच्यूनियम याद रहता है, प्लूटोनियम याद रहता है, बिकॉज ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और ये प्रोड्यूस होते हैं या फिर इनसे न्यूक्लियर फ्यूल बनता है। इसके बाद के हैं थोड़े अनस्टेबल एलिमेंट और ज़्यादा होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका इंस्टीनियम है, पूछा है तो याद करना पड़ेगा आपको। ओके, एक लेक्चर सेपरेट ले लेंगे जिसमें पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स को कैसे रिमेंबर करें वो याद कर लेंगे। ओके, ये नॉर्मली आप देखेंगे तो हाइड्रोजन को छोड़ के ये जो ब्लॉक है इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, ब्लू कलर का। ये मेटल्स होते हैं। आप नीचे आओगे तो जितना नीचे आओगे उतने हैवी मेटल्स होंगे। ओके, फ्रांसियम जो है वो रेडियो एक्टिव मेटल है। ओके, और ये जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो रेड में है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ये डी डी ब्लॉक भी बोलते हैं इसको। इसमें 10 एलिमेंट होते हैं एक रो में। और ये पी ब्लॉक है, इसमें 6 एलिमेंट होते हैं एक रो में। ये इनर्ट गैसेस है। तो इनर्ट गैसेस हैं ये। रेडान के बाद, रेडान एंड आगे की जो गैसेस हैं वो रेडियो एक्टिव है। हीलियम जो है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है अपना। लाइटेस्ट एलिमेंट क्या, लाइटेस्ट गैस है। एलिमेंट बात करेंगे तो हाइड्रोजन ही है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंस्टीनियम है। हाँ, इसमें अगर आप हैवीएस्ट मेटल की बात करेंगे तो क्या है, ऑस्मियम। इसका एटॉमिक नंबर है 190। इरिडियम क्या है, इरिडियम पहले एक स्टैंडर्ड मानक बनाया गया था। प्लेटिनम और इरिडियम से मिलके जो छड़ें होती थी वो मीटर का एक स्टैंडर्ड मानक था, अभी वो चेंज कर दिया गया है, वेवलेंथ पे बेस्ड है अभी है। सो करेक्ट आंसर जो है एटॉमिक नंबर का वो है इंस्टीनियम। क्वेश्चन नंबर 9 इज द ओरिजिन ऑफ कुजीन। कुजीन क्या डिश को बोलते हैं, दाल बाटी चूरमा, ये कहाँ किस स्टेट में
पहले चलती थी या किस स्टेट से ये प्रोमिनेंट हुई है? तो करेक्ट आंसर इज राजस्थान। आसान क्वेश्चन है, लोगों को पता होता है नॉर्मली है। तो राजस्थान से दाल बाटी चूरमा जो है ये फेमस हुआ है। Question number 10 is the amount of other goods and services that must be sacrificed to obtain more of any one good. Okay, and that is called as opportunity cost of the good. मतलब एक आप किसी दूसरे गुड्स की सर्विसेज को सेक्रीफाइस कर रहे हो, गुड्स और सर्विसेज को, क्यों? क्योंकि आपको कुछ दूसरा चाहिए। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड राइट रिव्यू एंड कमेंट। अगर आपको कुछ स्पेशल लेसन चाहिए तो प्लीज टेल अस, and keep learning and keep sharing. Thank you guys. All the best for your exams.